सालों पहले इजिप्ट के एक बादशाह हुआ करते थे जिनका नाम था टुट। और किंग टुट जब टीनेजर थे, 18-19 साल के आसपास की उम्र थी इनकी, तभी इनकी मौत भी हो गई थी। इनके पूर्वजों ने कई सालों तक इजिप्ट के ऊपर राज किया था, लेकिन किंग टुट आखिरी वंश थे। इनका कोई भी बेटा नहीं था, जिसकी वजह से ये अपने ख़ानदान के आखिरी वंश थे और इनके मरने के बाद में इनका पूरा ख़ानदान भी ख़त्म हो गया। जब किंग टूथ की मौत हुई ना, तो इनको खूब सारे गोल्ड के साथ में, ख़जाने के साथ में दफन किया गया था और फिर धीरे धीरे दुनिया इन्हें भूल गई। और फिर आया साल 1922, जब किंग टूट के टूम को डिस्कवर किया गया, इनकी कब्र को खोजा गया और मॉडर्न ज़माने के लोग ये अंदाज़ा लगाने की कोशिश करने लगे कि किंग टूट की ज़िंदगी कैसी रही होगी और इनके साथ में क्या हुआ होगा, कैसे इनकी मौत हुई होगी। लोग अनुमान लगाने लगे, बातें बनाने लगे कि एक छोटा सा बच्चा राजा बना और फिर 18-19 साल की उम्र में मर भी गया। हो सकता है कि किंग टूट का मर्डर हुआ हो। इस तरह से लोग बातें बनाने लगे जब इनकी कब्र को खोजा गया। 1922 में टूट की बॉडी को हावर्ड कार्टर ने डिस्कवर किया था। हावर्ड कार्टर ने ही खोजा था सबसे पहले टूट की बॉडी को। और हावर्ड कार्टर एक आर्कियोलॉजिस्ट थे। आर्कियोलॉजिस्ट मतलब वो इंसान जो ह्यूमन हिस्ट्री के ऊपर स्टडी करता है, हिस्ट्री को जानने की कोशिश करता है। उसके बाद में 1968 में एक एनाटॉमी प्रोफेसर आए। एनाटॉमी प्रोफेसर का काम होता है बॉडी के स्ट्रक्चर को स्टडी करना। तो उन्होंने जब टूट के स्ट्रक्चर को स्टडी करा तो कहा कि टूट की जो ब्रेस्ट बोन है, जो सीने की हड्डी है, वो तो गायब है। और उनकी जो रिब्स हैं, रिब्स यानी पसलियाँ, पसलियाँ भी गायब हैं। दरअसल हुआ क्या था, टूट के स्केलेटन के साथ में ये बुरी तरह से फंसा हुआ था। जब 1922 में कार्टर ने पहली बार डिस्कवर किया था, बुरी तरह से ना चिपके हुए थे, कफिन में जकड़े हुए थे ये। तो पहले तो कार्टर ने बहुत सारे तरीके अपनाए कि किसी तरह से ये जो टूट का स्ट्रक्चर है, ढांचा है, ये बिना किसी डैमेज के बाहर निकल आए। बहुत कोशिश करी, फोर्स लगाई, लेकिन टूट भाई साहब तो अकड़े हुए थे कफिन में। कार्टर ने क्या करा, धूप में ले जाकर रख दिया। उन्होंने सोचा कि शायद धूप में जो मटेरियल चिपका हुआ है वो पिघल जाए और टूट निकल जाए आसानी से, लेकिन टूट भाई साहब नहीं निकले। तो फिर फाइनली कार्टर ने क्या करा, टुकड़े टुकड़े करे टूट के। सर अलग कर दिया, पैर अलग कर दिए, हाथ अलग कर दिए और फिर खींच के बाहर निकाला, जिसकी वजह से टूट की जो सीने की हड्डियां थीं और पसलियां थीं वो कफिन से चिपक के रह गईं। तो खींचे तानी करने में टूट की बॉडी का स्ट्रक्चर डैमेज हो गया था और इसी बात की शिकायत 1968 में प्रोफेसर ने करी। फिर आता है 5 जनवरी 2005, टूट की बॉडी का सीटी स्कैन हुआ। दोस्तों 2005 तक टेक्नोलॉजी बहुत बहुत ज़्यादा एडवांस हो गई थी और 2005 में हमारे पास में सीटी स्कैन वाली मशीन थी। हम बहुत अच्छी तरह से स्टडी कर सकते थे सीटी स्कैन करके। अब ये जो टाइमलाइन है ना, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, फटाफट से इसको नोट डाउन कर लो। बच्चे इस कहानी में कंफ्यूज इस वजह से होते हैं क्योंकि ये कहानी कभी चली जाएगी 1922 में, कभी चली जाएगी 1968 में और कभी चली जाएगी 2005 में। तो समझ में नहीं आता है कि ये कहाँ की बात हो रही है, 1922 की हो रही है, 68 की हो रही है या 2005 की हो रही है। लेकिन आप क्योंकि इंग्लिश फॉर ऑल यूट्यूब चैनल पर आए हो, इस वजह से आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होगा, बहुत आसान कर दूंगा आप लोगों के लिए। तो यहाँ तक बात आपके समझ में आई। 1922 में पहली बार टूट की कब्र को खोजा गया, उनकी बॉडी को बाहर निकाला गया और 1968 में प्रोफेसर ने इल्ज़ाम लगाया कि तुमने तो हड्डियाँ गायब कर दी इसकी। और 2005 में पहली बार सीटी स्कैन हुआ। लगभग 80 सालों के बाद में टूट का सीटी स्कैन होने जा रहा था ताकि हमें उनकी ज़िंदगी और मौत के बारे में कुछ पता लग सके और सीटी स्कैन की मदद से हम एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन कर सकें उस फ़ैरो बच्चे का। दोस्तों इजिप्ट के जो राजा थे ना, उन्हें फ़ैरो कहा जाता था। बॉयश इसलिए कहा गया है यहाँ पे क्योंकि वो बच्चा था, टीनेजर में मर गया बेचारा। एक्यूरेट फोरेंसिक रिकंस्ट्रक्शन ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब होता है साइंटिफिकली रिक्रिएटिंग समवंस फेस और बॉडी बेस्ड ऑन बोन्स यूजिंग फोरेंसिक मेथड्स। कहने का मतलब ये है कि फोरेंसिक टीम टूट की बची कुची हड्डियों को, स्ट्रक्चर को स्टडी करेगी और जानने की कोशिश करेगी कि टूट कैसा दिखाई देता था। जब किंग टूट को उसकी कब्र से निकाला गया तो एक तेज़ और गुस्से वाली हवा चलने लगी। उस हवा ने रेत के छोटे छोटे भयानक चक्र बना दिए, जैसे मानो कोई भूत हो। दोस्तों किंग टूट को वैली ऑफ द किंग से बाहर निकाला जा रहा था। ये इजिप्ट में एक कब्रिस्तान है और इजिप्ट के जो ज़्यादातर राजा हैं ना, बादशाह हैं, वो यहीं पर दफन है। तो किंग टूट भी यहीं पर थे, यहीं से उन्हें बाहर निकाला गया। और जब निकाला गया तो खूब तेज़ हवा चलने लगी, यहाँ पर काले काले बादल मंडराने लगे। नीचे पूरा रेगिस्तान था, ऊपर आसमान में काले बादल थे और ये काले काले बादल बहुत तेज़ी से आसमान में घूम रहे थे। और ये बादल इतने फैले हुए थे, इतने काले थे कि आसमान के जो तारे थे वो छुप गए थे इनमें। तो कुल मिलाकर कहना क्या चाह रहे हैं कि किंग टूट की बॉडी निकालने के टाइम पे मौसम बहुत ख़राब हो गया था।
और 6 बजे शाम को 5 जनवरी 2005 में उनका सीटी स्कैन हुआ। एक डाउट आप लोगों को यहाँ पर आ सकता है, मैं क्लियर कर देता हूँ आपको। शायद आप लोग ऐसा सोच रहे हो कि सर 1922 में तो किंग टूट की बॉडी को निकाल लिया था, तो अब ये दोबारा से क्यों निकाल रहे हैं। देखो 1922 में टूट की बॉडी को निकाला गया था, उसके ऊपर स्टडी करी थी उस ज़माने के हिसाब से, और फिर दोबारा से वहीं पर ले जाके रख दिया गया था। 1968 में भी ऐसा ही हुआ कि इनकी बॉडी को निकाला गया, स्टडी करा गया और दोबारा से रख दिया गया। और 2005 में भी ऐसा ही हुआ है, इनकी बॉडी को निकाला जाएगा, सीटी स्कैन होगा और फिर दोबारा से वहीं पर ले जाके रख दिया जाएगा। फाइनली दुनिया की सबसे पॉपुलर ममी किंग टूट को सीटी स्कैनर में सर के बल अंदर डाला गया और इस ममी को यहाँ पर लाया गया था ताकि रहस्य के बारे में, मिस्ट्रीज़ के बारे में हमें पता लग सके। इस नौजवान राजा टूट को मरे हुए 3300 साल से भी ज़्यादा हो गए थे। अब यह खबर सब जगह पर फैल गई थी कि किंग टूट को उनकी कब्र से बाहर निकाला जा रहा है और इसी वजह से दुनिया भर से बहुत सारे टूरिस्ट वहाँ पर आ गए उनकी कब्र देखने के लिए। मैं आपको बता दूं कि किंग टूट की कब्र ज़मीन से लगभग 26 फीट नीचे बनी हुई थी। लोगों ने दीवार पर बनी तस्वीरों को बहुत ही ध्यान से देखा। टूट का जो कॉफिन था ना, कॉफिन यानी ताबूत जिसमें उन्हें रख के दफनाया गया था, उस पर सोने की परत चढ़ी हुई थी और कॉफिन का जो चेहरा था ना वो बहुत पसंद आ रहा था टूरिस्ट को। टूरिस्ट बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे उससे, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा था। दोस्तों कॉफिन को मम्मी की शेप में बनाया गया था। कॉफिन का अपना चेहरा था, अपनी बॉडी थी और वो बहुत ही खूबसूरत लग रहा था, बहुत अट्रैक्टिव लग रहा था। बहुत से टूरिस्ट ऐसे थे वहाँ पे जो गाइड बुक को पढ़ के फुसफुसा रहे थे। गाइड बुक में पूरी हिस्ट्री लिखी रहती है, उसको पढ़ के फुसफुसा रहे थे, आपस में बातें कर रहे थे। और बाकी के जो टूरिस्ट थे वो एकदम चुपचाप खड़े हुए थे। शायद वो चुपचाप खड़े हुए टूरिस्ट ये सोच रहे हों कि टूट की इतनी कम उम्र में मौत कैसे हो गई, या फिर हो सकता है कि वो टूरिस्ट ये सोचकर कांप गए हों, उन्हें डर लग रहा हो कि कहीं टूट को कब्र से बाहर निकालने वालों पर उनका श्राप न लग जाए। दरअसल ऐसा माना जाता है कि जो भी किंग टूट की बॉडी को डिस्टर्ब करेगा ना, जो भी उनकी बॉडी को बाहर निकालेगा, उसकी या तो मौत हो जाएगी या फिर उसके ऊपर बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ेगी। तो हो सकता है कि वो टूरिस्ट इस वजह से चुप हों क्योंकि वो सोच रहे हों, डर रहे हों कि कहीं किंग टूट का श्राप ना आ जाए। दोस्तों अब कहानी में एंट्री होती है ज़ही हवस की। ये थे सेक्रेटरी जनरल इजिप्ट की सुप्रीम काउंसिल ऑफ एंटिक्विटीज़ के। दोस्तों इस ऑर्गेनाइजेशन का काम यह है कि इजिप्ट में जो भी प्राचीन चीज़ें हैं ना, एंशियंट चीज़ें हैं, एंटिक चीज़ें हैं, उनको बहुत ध्यान से रखे, उनको संभाल के रखे, उनकी सेफ्टी करे। और इस ऑर्गेनाइजेशन के हेड कौन थे? ज़ही हवस। तो ज़ही हवस ने कहा कि कार्टर ने जो इस मम्मी के साथ में किया था ना 1920s में, उसकी वजह से इस मम्मी की बहुत बुरी हालत हो गई है, बहुत बुरा हाल कर दिया है कार्टर ने। कार्टर ने 1922 में टुकड़े टुकड़े करके निकाला था बॉडी को, आपको पता ही है। तो जब कई सालों के बाद में सिटी स्कैन के लिए बॉडी को दोबारा वापस निकाला गया, तब ज़ही हवस ने कहा कि कंडीशन बहुत ख़राब है। कार्टर ने बहुत ख़राब कर दी है कंडीशन किंग टूट की। और ज़ही हवस ने आगे कहा कि बहुत हैरानी की बात है कि किंग टूट की बॉडी के साथ में जो सामान रखा गया था, जो ख़जाना वगैरह था, वो सब अभी भी है। सारा का सारा सामान अभी तक वहीं पर ही रखा हुआ है, उसको किसी ने भी चुराया नहीं था। आप तो जानते ही हैं कि इजिप्ट में मम्मी के साथ में बहुत सारे हीरे जवाहरात, सोना, चांदी, बर्तन, रोज़मर्रा का सामान, खाना पीना, बहुत कुछ दफन किया जाता था। इजिप्ट के लोगों का ऐसा मानना था कि मरने के बाद में राजा के सारा सामान काम में आएगा, तो इसीलिए डेड बॉडी के साथ में बहुत सारा सामान दफनाते थे वो लोग। और ज़ही हवस हैरान थे कि किंग टूट के सारा सामान वही मौजूद था, कुछ भी चोरी नहीं हुआ था। और किंग टूट का ये सारा का सारा सामान एक रॉयल कलेक्शन है, बहुत कीमती सामान है। सोने का बना हुआ बहुत ही खूबसूरत चमकदार सामान मिला था और लोगों का ऐसा मानना हुआ करता था उस ज़माने में कि ये सामान राजा को दोबारा से ज़िंदा होने में मदद करेगा। जब ये सारा सामान मिला था तो लोग बहुत बातें कर रहे थे, चर्चे हो रहे थे सब जगह पर। और आज की डेट में भी ये सारा का सारा सामान लोगों को बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट करता है। किंग टूट के साथ में कुछ रोज़मर्रा की चीज़ों को भी दफन किया गया था, ऐसा सामान जो किंग टूट के मरने के बाद में भी काम आ सके, इस्तेमाल हो सके। जैसे बोर्ड गेम्स थे, ब्रॉन्ज एक तरह का मेटल होता है, जैसे गोल्ड मेडल होता है, सिल्वर मेडल होता है और तीसरे पर आता है ब्रॉन्ज मेडल। तो इसी ब्रॉन्ज मेडल का रेसर भी मिला था हम लोगों को। लिनन के कपड़े थे, खाने पीने की चीज़ों के डब्बे और शराब की बोतलें भी मिली थीं। कार्टर ने कई महीनों तक, बहुत टाइम तक किंग टूट के साथ में जो सामान मिला था उसकी बहुत ध्यान से रिकॉर्डिंग करी। रिकॉर्डिंग का मतलब यहाँ पर है कि एक एक बात को बारीकी से नोट किया ताकि उसके ऊपर रिसर्च हो सके। और फिर कार्टर आया 3 कॉफिन्स के ऊपर। दोस्तों किंग टूट की बॉडी को 3 ताबूतों में रखा गया था। पहला जो कॉफिन था ना, उसमें किंग टूट थे और फिर उस पहले कॉफिन को दूसरे कॉफिन में रखा गया था जो थोड़ा बड़ा था साइज़ में।
और फिर जो दूसरा वाला कॉफिन था उसको तीसरे कॉफिन में रखा गया था जो सबसे बड़ा था। तो जब उनका सबसे बड़ा वाला कॉफिन को खोला गया ना, जो सबसे बड़ा था साइज़ में, जो सबसे ऊपर था, तो उसमें से एक कपड़ा मिला और उस कपड़े को मालाएं से सजा रखा था। गार्लैंड का मतलब होता है मालाएं, फूलों की मालाएं। और कौन कौन से फूल थे वहाँ पे? विलो एंड ऑलिव लीव्स, वाइल्ड सिलेरी, लोटस पेटल्स और कॉर्नफ्लावर्स। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये सारे के सारे फूल हमें मिलते हैं मार्च या फिर अप्रैल के महीने में। तो ये अंदाज़ा लगाया गया कि किंग टुट की कब्र इन्हीं दिनों में बनाई गई होगी, क्योंकि ये सारे के सारे फूल जो मिले हैं हमें वो मार्च या अप्रैल में ही मिलते हैं। अब एक के बाद एक ताबूतों को हटाया गया और कार्टर जब किंग टुट की मम्मी तक पहुंचा ना, तो उसको काफ़ी बड़ी मुसीबत का सामना करना पड़ा, क्योंकि किंग टुट के ऊपर रेजिन को डाला गया था। ये एक तरह का ना चिपचिपा लेप होता है, ये पेड़ में से निकलता है। आपने देखा भी होगा, कोई कोई सा पेड़ होता है उसमें चिपचिपा चिपचिपा पदार्थ निकलता है, उसको रेजिन्स कहते हैं। अब वो रेजिन्स जो डला हुआ था वो हो गया सख्त, और उसने किंग टुट के मम्मी को सोने के ताबूत में चिपका दिया। किंग टुट का मम्मी बाहर निकल कर ही ना दे, और ऐसा लग रहा था कि इनके मम्मी को बाहर निकाल पाना नामुमकिन है। कार्टर परेशान हो गया था, उसके समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो करे क्या, इतनी बुरी तरह से चिपकी हुई थी मम्मी। दोस्तों, इजिप्ट में जो साउथ वाली साइड होती है ना, वहाँ पर धूप बहुत ज़्यादा तेज़ होती है। तो कार्टर ने सोचा कि क्यों ना मैं इस मम्मी को तेज़ धूप में रख देता हूँ, ताकि धूप से जो रेजिन चिपका हुआ है ना, इसके सख्त हो गया है, ये पिघल जाए। और फिर मम्मी को कई घंटों तक तेज़ धूप में रखा गया, और धूप इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि मम्मी 149 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गर्म हो चुकी थी। लेकिन धूप में रखने का कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ, मम्मी ताबूत से चिपकी रही। और फिर बाद में जब कार्टर से पूछा गया कि भाई आपने ये टुकड़े टुकड़े क्यों करे मम्मी के, तो फिर उन्होंने रिपोर्ट करा कि किंग टुट का शरीर बाहर आ ही नहीं रहा था। उनके शरीर को बाहर निकालने के लिए उनके ऊपर जो सख्त मटेरियल चिपका हुआ था ना, उसको छेनी से काटना पड़ा। बिना छेनी के काटे हम शरीर को बाहर निकाल ही नहीं सकते थे, और कोई चारा था ही नहीं हमारे पास। कार्टर ने अपना डिफेंस करने के लिए कहा कि अगर मैं इस मम्मी को इस तरह से बाहर नहीं निकालता, इसके टुकड़े टुकड़े नहीं करता, तो फिर चोर किसी न किसी तरह से गार्ड्स को चकमा दे देते और मम्मी को तोड़ ताड़ कर चुरा लेते इसका सोना। ठीक है, अपना बचाव करने के लिए कार्टर ने अथॉरिटी से कहा कि अगर मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर कर नहीं निकालता मम्मी को, तो फिर चोर इसकी चीर फाड़ कर देते और सोना चुरा के ले जाते। किंग टुट के टाइम पे राजा बहुत अमीर हुआ करते थे, और राजाओं का ऐसा मानना था कि मरने के बाद ये सारी दौलत हम अपने साथ में लेके जा सकते हैं। और इसीलिए जब किंग टुट मरे तो उनकी दौलत, उनका ख़जाना, चमकदार चीज़ों को उनके साथ में ही दफनाया गया था। अब देखो, किंग टुट के साथ में जो चीज़ें दफन थी उनकी लिस्ट है आपकी स्क्रीन के ऊपर। प्रीशियस कॉलर्स यानी कीमती हार रखा हुआ था उनके साथ में। इनलेट नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स रखे हुए थे। इनलेट का मतलब होता है हीरे और कीमती पत्थर जड़े हुए। तो उन नेकलेसेस और ब्रेसलेट्स के ऊपर कीमती पत्थर जड़े हुए थे। रिंग्स मिली थी, एमुलेट्स मिले थे। एमुलेट्स कहते हैं तावीज़ को। आज के ज़माने में भी तावीज़ पहनते हैं ना, या तो गले में टांगते हैं या हाथ पे बांधते हैं, और ऐसा माना जाता था उस ज़माने में भी कि तावीज़ हमारी बुरी ताकतों से रक्षा करता है। और एक सेरेमोनियल एप्रन था। एप्रन एक तरह का कपड़ा होता है, जैसे खाना पकाते टाइम पहना जाता है इसको, ताकि कपड़े ख़राब ना हों। लेकिन ये कोई आम एप्रन नहीं था, कोई आम कपड़ा नहीं था। ये एक सेरेमोनियल एप्रन था। मतलब ये कपड़ा सिर्फ तभी पहना जाता था जब कोई बड़ी सेरेमनी होती थी, कोई जश्न होता था, शाही समारोह होता था। सैंडल्स भी थे वहाँ पे सोने के। शीट्स ऑफ हिज फिंगर्स एंड टोज। दोस्तों, ये एक तरह का कवर होता है जो उंगलियों पे पहना जाता है। जैसा आप इस पिक्चर में देख सकते हो, उंगलियां कवर्ड हैं सोने से। एंड द नाउ आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क। इसके अलावा ताबूत और मुखौटा भी मिला था, और ये सारा सामान सोने का था और बहुत कीमती था। अब टुट की जो बॉडी थी ना, उसको ज्वेलरी और सारे सोने के सामान से अलग करने के लिए कार्टर की टीम ने पहले टुट के सर को काटा। इसके बाद लगभग हर बड़े जोड़ को काटा। जैसे बड़े बड़े जोड़ होते हैं ना, घुटना हो गया, कोनी हो गई, कंधा हो गया, इन सभी को काटा, टुकड़े टुकड़े कर दिए। और फिर बाहर निकालने के बाद में उन्होंने टुट के जिस्म को फिर से जोड़ा। जो टुकड़े टुकड़े अलग हो गए थे ना, उनको दोबारा से जोड़ा गया, और जोड़कर इन्होंने क्या करा, एक लकड़ी के डब्बे में रेत की परत के ऊपर उसको लिटा दिया, और टुट के ढांचे पे एक नरम कपड़े को बिछा दिया, ताकि जो डैमेज हुआ है ना टुट के ढांचे पे, जो उन्होंने नुकसान पहुंचाया उसके ढांचे को, वो छुप जाए। और अब किंग टुट इसी लकड़ी के डब्बे में आराम कर रहे हैं। ये इनका परमानेंट घर बन चुका था। दोस्तों, कार्टर ने जब डिस्कवरी करी थी ना 1922 में, ये बहुत पुरानी बात हो गई, और अब बदलते ज़माने के साथ आर्कियोलॉजी भी बहुत ज़्यादा बदल गई है। अब आर्कियोलॉजी का सोने पे, हीरे जवाहरात और ख़जानों पर इतना ज़्यादा फोकस नहीं होता। उनका मेन फोकस इस बात पर होता है कि पहले ज़माने में लोग कैसे रहा करते थे और उनकी मौत कैसे होती थी।
और अब आर्कियोलॉजी में बेहतर और एडवांस टूल्स आ चुके हैं, मेडिकल मशीन्स भी आ चुकी हैं। ये बात है 1968 की। टुट की बॉडी को निकाले हुए 40 साल से भी ज़्यादा हो गए थे। एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने 1968 में टुट की मम्मी का एक्सरे किया और एक चौंका देने वाली बात बताई। टुट के सीने पर रेजिन चिपकी हुई थी। ये वही मटेरियल है जो पेड़ से निकाला गया था और गोंद जैसा होता है ये, ताकि टुट की बॉडी चिपक सके। प्रोफेसर ने बताया कि रेजिन के नीचे जो सीने की हड्डी है ना और आगे की जो पसलियां हैं वो तो गायब हैं। पसलियां और सीने की हड्डी गायब है इसकी। दोस्तों, मैंने आपको बताया ना कि ये कहानी कभी 1968 में शिफ्ट होगी, कभी 1922 में चली जाएगी, कभी सिटी स्कैन पर आ जाएगी, तो कन्फ्यूजन होता रहता है यहाँ पर। अब इसके बाद वाला जो पार्ट है वो सिटी स्कैन का है। सिटी स्कैन के बारे में बताने लगे। कहते हैं कि आज के ज़माने में हमारे पास में सिटी स्कैन है और सिटी स्कैन से शरीर को अच्छी तरह से जांचा जा सकता है। इसमें सैकड़ों एक्सरे लिए जाते हैं और फिर एक 3D बॉडी बनाई जाती है। तो कुल मिला के कहने का मतलब ये है कि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस हो चुकी है और आज के ज़माने में हमारे पास में सिटी स्कैन है। और अब सवाल ये था कि सिटी स्कैन हमें ऐसा क्या बता सकता था जो एक्सरे ने हमें नहीं बताया, और क्या सिटी स्कैन इन दो बड़े सवालों के जवाब दे सकता था। पहला सवाल ये था कि टुट कैसे मरा, और दूसरा सवाल ये था कि टुट कितने साल की उम्र में मरा था। किंग टुट की मौत एक बहुत बड़ी घटना थी। वो अपने वंश के आखिरी राजा थे, तो जब वो मरे ना तो पूरी डायनेस्टी ख़त्म हो गई। अब किंग टुट की मौत कैसे हुई, उनके मरने के बाद में क्या हुआ, ये आज भी एक राज बना हुआ है। दोस्तों, कहानी में अब मैं आपको मिलवाने जा रहा हूँ एमेनहोटेप थर्ड से। एमेनहोटेप थर्ड या तो टुट के दादा थे या फिर उनके पापा थे। दादा या पापा में से कोई एक थे। अभी ये क्लियर नहीं है हमें कि दादा थे या पापा थे। और ये बहुत ही ताकतवर फ़ैरो थे। फ़ैरो यानी इजिप्ट के राजा। इन्होंने लगभग 40 सालों तक इजिप्ट के ऊपर राज किया था और इनके बेटे हुए थे एमेनहोटेप फोर्थ। एमेनहोटेप फोर्थ जब इजिप्ट के बादशाह बने, उन्होंने रूल करना स्टार्ट करा, तो बहुत अजीब दौर रहा इजिप्ट में। दरअसल इजिप्ट के लोग एमेन की पूजा करते थे। एमेन सन और ईयर के देवता थे। लेकिन एमेनहोटेप फोर्थ ने कहा कि अब हम लोग एमेन की पूजा नहीं करेंगे, हम लोग करेंगे एटन की पूजा। एटन डिस्क ऑफ द सन है, ये भी भगवान है इनके। लेकिन एटन की पूजा नहीं होती थी, एमेन की पूजा होती थी। और इन्होंने अपना नाम भी चेंज कर लिया। इन्होंने अपना नाम रखा आखिनैटिन। इसका मतलब है एटन के सर्वेंट। देखो, नाम के आखिर में एटन आ रहा है यहाँ पे। और मैं आपको बताऊं कि उस टाइम पे थीब्स कैपिटल हुआ करती थी, लेकिन एमेनहोटेप फोर्थ ने थीब्स को छोड़ दिया और अपनी नई कैपिटल बनाई आखिटैटन। आखिटैटन में शिफ्ट हो गए, जो कि आज के ज़माने में अमरना नाम से जाना जाता है। दोस्तों, एमेनहोटेप फोर्थ यहाँ तक रुके नहीं। उन्होंने क्या करा, एमन के जो मंदिर थे ना उन पे ताले डलवा दिए। एमन के मंदिरों को तोड़वा दिया। अब देखो, एमन एक बहुत बड़े देवता थे और इजिप्ट के लोग एमेनहोटेप फोर्थ से पहले एमन की ही पूजा करते हुए आ रहे थे। सालों से अपना भगवान बना रखा था एमन को। लेकिन एमेनहोटेप फोर्थ एकदम से आए और फटाक से भगवान को चेंज कर दिया, मंदिर तोड़ने शुरू कर दिया एमन के। और एमेनहोटेप फोर्थ ने अपने इस फैसले से सबको हैरान करके रख दिया। रे जॉनसन, जो कि डायरेक्टर है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो रिसर्च सेंटर के, और ये सेंटर है लक्सर में, वो कहते हैं कि इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम। ये दौर बहुत ही भयानक रहा होगा इजिप्ट के लोगों के लिए, क्योंकि सदियों से जो शाही परिवार राज कर रहा था वो ख़त्म हो रहा था। जो उनका कल्चर था, जो उनके भगवान थे, देवता थे, मंदिर थे, उन सबको ये ख़त्म कर रहे थे। और आखिनाटिन यानी अमेनहोटेप फोर्थ थोड़ा सा पागल हो गए थे। आखिनाटिन की मौत के बाद में एक मिस्टीरियस राजा आया इजिप्ट में, जिसका नाम था इसमेनखारे। मिस्टीरियस कहा गया है इसको क्योंकि इसके बारे में हमें कुछ खास पता ही नहीं। ये कौन था, कहाँ से आया, कैसे राजा बन गया, और ये राजाओं के ख़ानदान में से था भी नहीं। और इसने ना बहुत थोड़े से टाइम के लिए रूल करा था इजिप्ट के ऊपर। इसके बारे में हमें ज़्यादा कुछ नहीं पता, ये मिस्टीरियस है। और फिर राजगद्दी संभालता है टूटनखाटन, और इसी को शॉर्ट में कहा जाता है टुट। टूटनखाटन ने बहुत जल्दी अपना नाम बदल लिया और इन्होंने अपना नया नाम रखा टूटनखामन। मैं आपको बता दूं कि टूटनखामन दोबारा से एमन की पूजा करने लगा था। जो भगवान चेंज कर दिए थे एमेनहोटेप फोर्थ ने, पूजा स्टार्ट कर दी थी एटन की, उसके ऊपर टूटनखामन ने रोक लगाई और दोबारा से अपने भगवान बनाया एमन को। और यहाँ पर आप नोटिस करो कि टुट का जो पहले का नाम था ना उसमें एटन लगा हुआ था, एटन भगवान है। लेकिन अब इसने एटन की पूजा पर रोक लगा दी, दोबारा से अपने जो पुराने भगवान थे एमन, उनकी पूजा स्टार्ट करी। और इसी वजह से जो नया नाम है उसके आखिर में एमन लगा हुआ है। टूटनखामन इजिप्ट का जो पुराना कल्चर था, जो पुराने गॉड थे, रीति रिवाज थे, भगवान थे, मंदिर थे, उनको दोबारा से लेकर आ रहा था। उसने आमन की पूजा को स्टार्ट कर दिया था। इन्होंने 9 साल के आसपास राज किया और फिर अचानक से इनकी मौत हो गई। कोई नहीं जानता है कि इनकी मौत कैसे हुई।
दोस्तों किंग टुट की मम्मी बहुत पॉपुलर है, लेकिन टुट के अलावा इजिप्ट में और भी बहुत सारे लोगों की मम्मीज़ हैं। कितनी मम्मीज़ हैं ये बात कोई नहीं जानता, लेकिन 2003 में एक प्रोजेक्ट शुरू हुआ, इजिप्शियन मम्मी प्रोजेक्ट, और इस प्रोजेक्ट के तहत मम्मीज़ को गिनना शुरू किया गया और अभी तक 600 मम्मीज़ को रिकॉर्ड किया जा चुका है। 600 मम्मीज़ को रिकॉर्ड किया जा चुका है और गिनती अभी जारी है। मैं आपको बता दूं कि इन सारी की सारी मम्मीज़ का सिटी स्कैन होता है। नेशनल ज्योग्राफिक सोसाइटी ने सिटी स्कैन मशीन्स को डोनेट किया था, और साइमंस जो कि सिटी स्कैन मशीन के मैन्युफैक्चरर हैं, सिटी स्कैन मशीन को बनाते हैं, उन्होंने भी डोनेट करी थी मशीन्स। सिटी स्कैन मशीन्स को डोनेट किया गया ताकि मम्मीज़ का सिटी स्कैन हो सके और उनके राज हमें पता लग सकें। अब देखो, किंग टुट की जो मम्मी थी ना, वो सबसे पहली मम्मी थी जिसका सिटी स्कैन हुआ था। तो इसलिए कहा जाता है कि किंग टुट जब जिंदा थे तब भी बादशाह थे, बहुत पॉपुलर थे, और मरने के बाद जब उनकी मम्मी बन गई तब भी वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं, क्योंकि इतनी सारी मम्मीज़ हैं इजिप्ट में, और इतनी सारी मम्मीज़ में सबसे पहली मम्मी किंग टुट की थी जिसका सिटी स्कैन हुआ। तो जब जिंदा थे तब भी बहुत पॉपुलर थे, और मरने के बाद में भी वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं। सिटी स्कैन मशीन ने मम्मी का सर से लेकर पाँव तक सिटी स्कैन किया और 700 डिजिटल एक्सरेज निकाले। टुट का जो खोपड़ा था, हेड था, उसकी बहुत सारी इमेजेस को लिया गया। 0.62 मिलीमीटर के फासले पर इमेजेस को लिया गया। मतलब एक एक्सरे लिया गया, उसके बाद 0.62 मिलीमीटर के बाद दूसरा एक्सरे लिया गया। इस तरह से बहुत छोटे छोटे फासले पर एक्सरेज को लिया गया ताकि छोटी छोटी बारीकियां हमें पता लग सकें। ठीक है, बहुत सारे एक्सरेज को लिया गया ताकि बारीकियों को देखा जा सके, और पूरे शरीर को इसी तरह से स्कैन किया गया। उसके बाद में स्पेशलिस्ट को बुलाया गया। रेडियोलॉजी, फॉरेंसिक्स और एनाटॉमी के स्पेशलिस्ट थे। रेडियोलॉजिस्ट का काम होता है एक्सरेज को पढ़ना। फॉरेंसिक साइंटिस्ट का काम होता है ये पता लगाने का कि मौत कैसे हुई, मरने की वजह क्या थी। और एनाटॉमिस्ट का काम होता है इंसान के बॉडी पार्ट्स को समझना, बॉडी पार्ट्स को स्टडी करना, जैसे बोन्स हैं, मसल्स हैं, ऑर्गन्स हैं, ब्लड वेसल्स हैं। तो ये सारे के सारे स्पेशलिस्ट आए थे और उन राज को जानने की कोशिश शुरू करी जो राज ओसाइरिस ने बहुत टाइम से छुपा रखे थे। जैसे इंडिया में यमराज जी को माना जाता है, ऐसा माना जाता है कि अगर मौत आ रही है तो यमराज जी आ जाते हैं लेने के लिए। बिल्कुल वैसे ही इजिप्ट में जो मौत की देवी हैं वो है ओसाइरस। तो इतने सालों से ओसाइरिस ने जो राज छुपा रखे थे, उन्हें पता था कि किंग टुट की मौत कैसे हुई, क्या वजह थी मरने की। उन राज को जानने का काम हमने शुरू किया। जिस रात स्कैन होना था ना, उस रात बहुत ध्यान से टुट के जिस्म को कब्र से बाहर निकालकर एक बॉक्स में रखा गया और फिर हाइड्रोलिक लिफ्ट की मदद से टुट को ऊपर ले जाया गया सिटी स्कैन करने के लिए। देखो, मैंने आपको बताया था कि 26 फीट नीचे गड़े हुए थे किंग टुट ज़मीन से, और इसी हाइड्रोलिक लिफ्ट में रख के उन्हें ऊपर ले जाया गया था स्कैन करने के लिए। जब उनको ऊपर ले जाया जा रहा था तो इसी दौरान बहुत तेज़ हवाएं चलने लगीं, रेत उड़ने लगा सब जगह पे। अब टुट की बॉडी का स्कैन शुरू हो गया था, लेकिन करीब 20 मिनट के बाद में 2 आदमी बाहर दौड़ते हुए आए और पास के एक ऑफिस में 2 प्लास्टिक के सफ़ेद पंखे लेके गए। दरअसल हुआ क्या था, इतनी महंगी $1 मिलियन की जो सिटी स्कैन मशीन थी ना, उसने काम करना बंद कर दिया था, क्योंकि उस मशीन में रेत घुस गया था। बहुत तेज़ हवाएं चल रही थी, रेत उड़ रहा था, तो उस मशीन के जो पंखे थे वहाँ पे रेत जम गया, पंखा जाम हो गया और उस मशीन को उसने कूल करना बंद कर दिया। अब मशीन ठंडा नहीं हो रही तो वो बंद हो गई। तो इसी वजह से 2 आदमी भागे, करीब के ऑफिस से 2 पंखे लेकर आए। वहाँ पर एक गार्ड ने घबरा के मजाक में कहा कि ये फ़ैरो की बद्दुआ है, तुमने फ़ैरो को डिस्टर्ब किया, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। आखिरकार जिन सब्स्टिट्यूट पंखों को बाद में लाया गया था, उन्होंने अपना काम अच्छे से किया, मशीन को ठंडा रखा उन्होंने, और टुट का स्कैन पूरा हुआ। टेक्नीशियंस ने चेक किया कि सारा काम सही से हो गया ना, कोई डेटा खोया तो नहीं, ऐसा तो नहीं है कि हमसे कुछ छूट गया हो। सारी चीज़ें चेक करने के बाद में किंग टुट की बॉडी को दोबारा से मज़दूरों को सौंप दिया गया और मज़दूरों ने दोबारा से टुट की कब्र में ले जाके उन्हें रख दिया। एक टेक्नीशियन ने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर टुट की चौंका देने वाली तस्वीरें दिखाईं। थोड़े थोड़े से पिक्सेल्स ऐड होते गए, जुड़ते गए और एक ग्रे रंग का सर बनता गया। ठीक है, पिक्सेल्स धीरे धीरे जुड़ते गए और फिर टुट का ग्रे कलर का एक हेड बना। टेक्नीशियन ने उस सर को हर डायरेक्शन में घुमा के दिखाया और गर्दन की हड्डियां तो इतनी साफ दिखाई दे रही थी, इतनी साफ दिखाई दे रही थी जैसे एनाटॉमी की क्लास में दिखाई देती हैं। फिर बाकी पिक्चर्स में हाथ को दिखाया गया, रिब केज यानी पसलियों का ढांचा दिखाया गया और खोपड़ी के कटे हुए हिस्से की तस्वीरें भी दिखाई गईं। दोस्तों, यहीं पर बैठे हुए थे ज़ही हवस। ज़ही हवस कौन थे आप मुझे कमेंट में लिखकर बताओ, मैंने आपको बताया था। तो इन्होंने स्टार्टिंग में कहा था कि कार्टर ने बर्बाद कर दिया किंग टुट की बॉडी को, कार्टर की बहुत बुराइयां कर रहे थे ना ये। लेकिन सिटी स्कैन की ये तस्वीरें देखकर उन्हें राहत मिली, चैन का सांस लिया उन्होंने।
वो अपनी कुर्सी के ऊपर पीछे झुके और मुस्कुराते हुए कहा, मैं पूरी रात एक पल भी नहीं सो पाया था। इतनी ज़्यादा टेंशन थी मुझे, इतनी ज़्यादा टेंशन थी कि नींद ही नहीं आई, लेकिन अब लगता है कि मैं आराम से जाकर सोऊंगा। कहने का मतलब यह है कि सिटी स्कैन के बाद में सही अवस्थ की ये बात समझ में आ गई थी कि किंग टुट की बॉडी डैमेज नहीं हुई है और इस वजह से उनकी सारी टेंशन ख़त्म हो गई। जब हम लोग गाड़ी से बाहर निकले, स्कैन वगैरह सब कुछ ख़त्म हो गया, सारा काम ख़त्म हो गया और सीढ़ी उतरने लगी, तब वहाँ पर हवा एकदम रुक गई थी। सर्दियों की वो हवा एकदम शांत और ठंडी हो गई थी। मौत जैसी शांति थी वैली ऑफ द डिपार्टेड में। वैली ऑफ द डिपार्टेड उस एरिया का नाम है जहाँ पे किंग टुट की बॉडी दफन है। और टुट की कब्र के ठीक ऊपर ओरियन नाम का तारा दिखाई दे रहा था। ओरियन एक तरह का कॉन्स्टलेशन होता है, तारों का गुच्छा होता है, और इजिप्ट के लोग ऐसा माना करते थे कि ओरियन तारों में ओसाइरस की आत्मा बसती है। ओसाइरस मैंने आपको बताया था कि मौत की देवी हैं। हमारे यहाँ पे यमराज होते हैं, इजिप्ट में ओसाइरस होते हैं। और ओसाइरस की आत्मा कहाँ पर बसती है? ओरियन तारों के समूह में। और ओरियन तारे उस टाइम किंग टुट की कब्र के बिल्कुल ऊपर दिखाई दे रहे थे। ओरियन तारे ऊपर से उस जवान किंग टुट को देख रहे थे। यहीं पर हमारा चैप्टर ख़त्म हो जाता है। बहुत मेहनत से आपको पढ़ाया है आसान करके। अगर आपको क्लास 11 के बाकी सारे चैप्टर्स देखने हैं बहुत ही आसान लैंग्वेज में, तो अभी आपकी स्क्रीन के ऊपर जो प्लेलिस्ट आ रही है इसके ऊपर आप क्लिक करें, आपको सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे। मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। जय हिंद।